दोस्तों आज हम बताना चाहेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि कमर दर्द मतलब स्लिप डिस्क की वजह से दर्द कहां से कहां तक होता है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और उसमें किस तरह की फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे मरीज को कम समय में ज्यादा ज्यादा आराम मिल पाए और इस तरह का दर्द पुनः लौट के वापस न आए। तो ये कंडीशंस पे जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर डिस्क की वजह से दर्द क्यों होता है। दोस्तों हमारी जो डिस्क है वो रीढ़ हड्डी के बीचों बीच रखी रहती है। ये रीढ़ हड्डी सिर से स्टार्ट होती है, कमर के नीचे वाले हिस्से तक जाती है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। हर दो हड्डियों के बीच में एक प्लेट डली है जिसका नाम डिस्क बोलते हैं हम लोग। हर डिस्क के पीछे से हमारी कुछ नसें निकलती हैं। कमर से निकलने वाली नस हमारे नीचे पंजे तक जाती है, गर्दन से निकलने वाली नस हमारे हाथों तक आती है, यहां से निकलने वाली नस शरीर के हर हिस्से तक जाती है। जब भी किसी की डिस्क अपनी जगह से बल झुककर पीछे जाती है, अपनी जगह से बल झुककर पीछे चली जाती है, वो नस को दबाना शुरू कर देती है। लेकिन ये इसकी गंभीरता एकदम अलग होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अब ये कैसे अंदाजा लगाते हैं? ये हमारी वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा के बीच की जो जगह है इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल। यहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। इसका जो डायमीटर है वो हमारा अप्रोक्स 18 mm होता है नॉर्मली। जब किसी की डिस्क बल्ज होती है तो ये डायमीटर कम होना शुरू हो जाता है। अब जो कि 12 mm भी हो सकता है, 10 mm भी हो सकता है, 8 mm भी हो सकता है। 8 mm तक की जो डायमीटर वाली कंडीशंस है वो हम लोग बिना ऑपरेशन के दवाइयां और फिजियोथेरेपी से मैनेज कर देते हैं। लेकिन अगर किसी का डायमीटर 8 mm से कम बचा है, उस कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मरीज प्रॉपर प्रिकॉशंस कर ले और अच्छे से डीकंप्रेशन करा ले, डीकंप्रेशन यूनिट फिजियोथेरेपी की एडवांस चीज है। डीकंप्रेशन, लेजर, शॉक वेव, अगर इनका प्रयोग इस स्थिति में किया जाए तो 3 से 4 mm डायमीटर वाले पेशेंट भी बिना ऑपरेशन के दवाइयां प्लस प्रिकॉशंस प्लस डीकंप्रेशन ये सब करवाने से मैनेज हो जाते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट हम लोगों ने मैनेज किए। अब इनमें करना क्या होता है, अभी मैं बात करता हूं आपको 10 mm या फिर 8 mm से ज्यादा डायमीटर वाले लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी मरीज को आगे झुक के वजन नहीं उठाना चाहिए। अब ऐसा क्यों? जब भी मरीज आगे झुकेगा तो उसकी रीढ़ हड्डी की जो जॉइंट है, फैशियल जॉइंट, वो ओपन हो जाएंगे। जब आदमी नॉर्मल लेता है, व्यक्ति नॉर्मल लेता है, उस कंडीशन में एक लिमिट में ही ओपन होते हैं। लेकिन जिनकी डिस्क बल्ज होती है उनका दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि आगे झुकने पे डिस्क हमारी पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाती है। एक तो हमें आगे झुकने वाले काम नहीं करना चाहिए, दूसरा कभी भी हमें पालती मार के नहीं बैठना चाहिए। जब भी हम पालती मार के बैठते हैं तब भी हमारे जॉइंट ओपन हो जाते हैं। अगर हम उकड़ू बैठते हैं इंडियन टॉयलेट पोजीशन में तब भी हमारे फैशियल जॉइंट ओपन हो जाते हैं, जो कि दर्द को बढ़ा देते हैं। पैर लंबे करके बैठते हैं बिस्तर पे तब भी हमारा दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिस्क हमारी पेशी तरफ जाना शुरू हो जाती है, फैशियल जॉइंट ओपन हो जाते हैं। तो इन चीजों को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी हम खड़े हों तो स्ट्रेट रहें, आगे झुकने वाले काम न करें, पालती मार के ना बैठे, उखड़ू ना बैठे, पैर लंबे करके ना बैठे, सीढ़ी चढ़ना उतरना हमें अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा लंबे समय तक ना चले, लंबे समय तक हम लोग खड़े ना। अब हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम बैठे हमेशा पैर लटका के बैठे, जब भी हम लेटे हमेशा पलंग पे लेटे, जमीन पे ना लेटे। जब भी उठे पहले करवट लें, पैर नीचे लटकाएं, हाथ के सहारा लेके बैठे। एक बार जब खड़े हो जाएं फिर हमें ना आगे झुकना है और ना पीछे झुकना है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है, उस कंडीशन में हमें एक्सरसाइज कब शुरू करना चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी को दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो सबसे पहले दर्द कम करने के लिए हमें मशीन्स का सहारा लेना होता है। जब दर्द थोड़ा भी कम हो जाता है उस कंडीशन में फिर हमें एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाली होती है, दूसरी इस प्रॉब्लम को डबल से ना उन्हें रोकने वाली होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि दर्द कम होने के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। इसके लिए मरीज को सीधे लेटाएंगे,
मरीज से दोनों हाथ उसकी छाती पर रखने के लिए बोलेंगे। उससे बोला जाएगा कि दोनों पैर अपने मोड़े, दोनों पैर मोड़िए। अब अपने दोनों कोहनी और दोनों पंजे पे वजन डालिए और अपनी कमर को ऊपर उठाइए। जब कमर ऊपर की तरफ आएगी उस कंडीशन में 10 सेकंड तक कमर को ऊपर रखना है। इसके बाद फिर उसको ड्रॉप करना है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। अब अगली एक्सरसाइज के लिए मरीज को उल्टा लेटने के लिए बोला जाएगा। उल्टा लेटने के बाद में मरीज के दोनों हाथ उसके चेहरे के नीचे रखेंगे, यहां रखिए। अब उन दोनों कोहनी को सीधे करिए, दोनों कोहनी सीधे करो, गर्दन ऊपर कीजिए और 10 सेकंड रोकिए। दूसरी एक्सरसाइज में हमें 10 सेकंड तक मरीज को इस तरह से रोकना है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए मरीज को डबल से उसी पोजीशन में लाएंगे। मरीज के दोनों हाथ पीछे कमर के पीछे रखेंगे। फिर मरीज को डबल से आगे से उठने के लिए बोला जाएगा। इस पोजीशन को भी 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इससे अगली एक्सरसाइज के लिए मरीज को पुनः वापस ओरिजिनल पोजीशन लेके आएंगे। एक हाथ जैसा था वैसे रखेंगे, दूसरे हाथ को सामने लेकर आएंगे डायगोनली। इसमें एक हाथ और एक पैर दोनों को ऊपर उठाया जाएगा। पर इसमें याद रहे कभी भी हमारा नी बेंड नहीं होना चाहिए। हाथ और पैर की जो डायरेक्शन है वो डायगोनली एक डायरेक्शन में होना चाहिए। 10 सेकंड रोकेंगे इसमें भी, फिर से रखेंगे। ये दोनों साइड करेंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट। 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर से ब्रेक करना है। इससे आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हम दोनों हाथ दोनों पैरों को एक साथ ऊपर करेंगे। इसमें भी याद रहे दोनों नी आपकी स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों हैंड स्ट्रेट होना चाहिए, गर्दन हमारी ऊपर की तरफ होना चाहिए। हमारा केवल पेल्विक वाला पोर्शन जो है लोअर एब्डोमेन वही हमारे ग्राउंड पे टच है। 10 सेकंड रोकना है, छोड़ना है। ये सबसे डिफिकल्ट है। ये हमें पूरी एक्सरसाइज के सिस्टम में 2 बार ही करना है। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये आप 10-10 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन सभी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लिया, सारे प्रिकॉशंस को मेंटेन कर लिया, तो सही होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस बीमारी में केवल वही लोग सही नहीं होते जो या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते फिजियोथेरेपी का, या दवाइयां अच्छे से नहीं लेते टाइम से, या प्रिकॉशंस मेंटेन नहीं करते, या फिर उनकी बीमारी ऑपरेशन वाली ही हो। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये जो सब मैंने आपको बताया अगर ये प्रॉपर तरीके से की जाए तो ऑपरेशन वाले केस मींस 2 mm डायमीटर वाले पेशेंट भी बाहर निकलते हुए देखें। बस उनका न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जब भी कभी किसी मरीज के लैट्रिन बाथरूम पे कंट्रोल खत्म हो जाता है या फिर पैरों की पावर खत्म हो जाती है, उस कंडीशन में आपको इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सर्जन के पास जाना है, उनसे ओपिनियन लेना है और सर्जिकल इंटरवेंशन को जितनी जल्दी सके उतनी जल्दी करा लें, क्योंकि इसका भी एक टाइम रहता है। अगर आपने ऑपरेशन का टाइम निकाल दिया, इसके बाद अगर ऑपरेशन कराया तो आपने कराया तो ऑपरेशन ही, लेकिन आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप एक प्रॉपर टाइम पे कराने के मिलता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है।